नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बात करने वाले CMA फाउंडेशन की लॉ के पेपर के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको वेलकम कहना चाहता हूँ टास एकेडमी की तरफ पे। टास एकेडमी अभी CMA फाउंडेशन का फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये बैच में मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब जैसे आपको ट्वेल्थ में कभी लॉ नहीं था, फर्स्ट टाइम आप लॉ सुनने वाले हो, तो मुझे पता है कि आपको बेसिक्स से चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आपको मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरा नाम है CS अक्षय बहेगड़े। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैंने MBA फाइनेंस किया है, BBA फाइनेंस किया है, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया है, मैंने सेट भी दिया है लॉ में, एंड प्लस मैं PhD भी कर रहा हूँ लॉ में। तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है लॉ में, एंड 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ईजी करके मैं पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। तो आपको कोई भी डाउट आएगा तो बिंदास बता लेना, बिंदास मुझे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना कि आपको लेक्चर्स चाहिए। मैं आपको पूरी मदद करूँगा, ये मेरा वादा है। और याद रखना बच्चों, अगर मेरे जैसा 50% वाला बंदा अगर ये सब कुछ कर सकता है, जिसको ट्वेल्थ में 50% था, तो आप तो CMA फाउंडेशन तो भाई साहब ऐसे ही कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत होती है डायरेक्शन की, ज़रूरत होती है सही गाइडेंस की, तभी आप ये CMA फाउंडेशन पास हो सकते हो, वरना ये इतना डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ये चैप्टर के बारे में। तो अभी देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ये पेपर का जो नाम है आपका, फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन का, उसे कहते हैं फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये पूरा MCQ बेस होने वाला है, एंड जो आपको पढ़ाने वाला है बेसिकली स्टडी नोट्स जो सिलेबस 2022 का होगा। तो जो आपका सिलेबस 22 का नोट्स होगा उसके बेसिस पे अपन ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। इसमें दो पार्ट को अपन डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका आएगा जो लॉ की बात करेगा, जिसमें लॉ के 4 चैप्टर्स है। जैसे इंट्रोडक्शन आएगा आपका, इंट्रोडक्शन में आपको लॉ के बारे में बताएंगे। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, देन लास्ट में आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा। तो बच्चों ये 4 चैप्टर आपके लॉ के हैं, इसका वेटेज है टोटल 80%। एंड लास्ट बिजनेस कम्युनिकेशन जो बेसिकली वो 20% वेटेज का है, मतलब 20 मार्क का है। तो आपका टोटल 100 मार्क का पेपर है जो आपका MCQ पैटर्न होने वाला है। तो बच्चों ये चैप्टर मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ाने वाला। क्यों मॉड्यूल से सर, बाकी सब तो नोट्स देते हैं। याद रखना, ये एग्ज़ाम आपकी MCQ बेस है। अगर कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी अगर इधर उधर का आप भूल गए, या फॉर एग्जाम्पल आपके नोट्स में नहीं आया इस सिलेबस से या इस मॉड्यूल से, तो आपका MCQ सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मॉड्यूल से ही पढ़ाऊँगा, एंड मॉड्यूल से आपको पूरा रिवाइज कर दूंगा, एंड हर चैप्टर का आपको कम से कम 500 MCQ सॉल्व करके दूंगा। ये मेरी गारंटी है। तो आइए आज अपन स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर। आज आपको टीचिंग का स्टाइल पता चल जाएगा, टीचिंग का मेथड पता चल जाएगा, एंड आपको सब कुछ आइडिया आ जाएगी कि CMA फाउंडेशन मैंने कहाँ पे करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की, देखिए बच्चों, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट मैं आइडिया देता हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए चैप्टर, मतलब ये चैप्टर मेरे लिए क्या फ़ायदा है इसका, मैं रियल लाइफ में इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल आइडिया है। जब भी आपको कोई कुछ बोलेगा कि भाई साहब लॉ में ऐसा लिखा है, लॉ में ये लिखा है, लॉ में ये लिखा है, आपको फॉलो करना चाहिए, तो इसका मतलब यार ना, लॉ में लिखा है मतलब क्यों लिखा होगा, ये लॉ कहाँ से आया, लॉ कैसे बनता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। बिकॉज कल जाके अगर आप CMA बन जाओगे, CS बनोगे, CA बनोगे, तो मेक श्योर दैट आपके आगे जब नाम लगता है कि लोग सोचते हैं कि आप बहुत क्वालिफाइड इंसान हो। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट यू मेक श्योर दैट कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन में अपन शुरुआत करने वाले एकदम बेसिक से, आप टेंशन मत लीजिए। आपका नॉलेज है या नहीं है मैं वो कंसिडर नहीं करूँगा, तो मैं एकदम बेसिक से जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जाएंगे। तो ये चैप्टर में अपन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ कहाँ से आया, लॉ कैसे बना। फिर सेकंड प्रोसेस आएगा प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में लॉ कैसे पास किया जाएगा। एंड तीसरा आपका आएगा कि इंडिया में कोर्ट सिस्टम कैसे होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है। एंड लास्ट फोर्थ वाला आएगा आपका सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कि जैसे हाई कोर्ट भी लॉ पास करता है, वैसे और इंडिया में कौन कौन लॉ पास करता है, किन किन के पास पावर लॉ पास करने के लिए। तो चलिए आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज़ 1.1, उसे कहेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। बच्चों लॉ आया कहाँ से, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कल जाके आपको कोई बोलता है कि भाई साहब ये लॉ में लिखा है, लॉ में ये चीज़ लिखी है, तो भाई साहब उसको पूछिए लॉ आया कहाँ से, सोर्स ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले फर्स्ट अपन मीनिंग जानेंगे कि लॉ का मतलब क्या है। लॉ का मतलब मैं बहुत सिंपल में बताता हूँ। लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू द सोसाइटी। तो भाई साहब लॉ का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। अभी अभी सोसाइटी में अपन रहते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपन अच्छे से बिहेव करते हैं, ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया के। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं भाई साहब। और ये डेफिनेशन किसने दिया, हार्ट ने दिया। देखिए एग्जाम में MCQ आता है कि ये डेफिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन गिवन बाय द हार्ट।
तो अपना दिल क्या कहता है, हार्ट मतलब दिल, ऐसा याद रखना। हार्ट कहता है कि इट इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू द सोसाइटी। सिंपल सा बात खत्म। कितना ईजी है मुझे बताइए। तो चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट अपने देखिए इसके अंदर ये पहला वाला टॉपिक कर दिया डेफिनेशन, कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड बात करेंगे अपन सोर्सेस ऑफ लॉ, कि इंडिया में लॉ आया कहाँ से, कहाँ से लॉ बना है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, बात करेंगे यहाँ पे पहले हिस्ट्री की बात की कि इंडिया में लॉ आया कहाँ से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करूँ बिफोर इंडिपेंडेंस की, तो उस टाइम पे कस्टम्स थे, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया था वो 1949 में अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए बच्चों क्या लिखा है, सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सोर्स ऑफ लॉ है, जिसमें बहुत सारी प्रोविजंस है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें जो लॉ बनाने में बहुत काम आता है, which provides us basic principle of law. There are various other sources of law which has been developed with respect to customs. मैंने बोला था आपको कि पुराने टाइम पे कस्टम्स हुआ करते थे बच्चों। कस्टम्स मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइम पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, तू राजा मैं रानी, तू किंग इस साइड का। तो ये कहाँ पे था, ये कस्टम्स थे, उनके ट्रेडिशंस थे, तो इसको लोग मानते थे। तो ये कस्टम से ही कहीं ना कहीं लॉ बनाए गए, इसी कस्टम से कहीं रेफरेंस यूज़ करके लॉ बनाए गए। तो वही करा, पर्सन बिलीफ था आपका, पर्सनल बिलीफ मतलब सर आपकी जो सोच थी, आपकी जो निष्ठा थी, आपकी जो सोच थी, वो भी उसको यूज़ किया गया। एंड प्री एग्जिस्टेंट स्टैचूज मतलब प्री एग्जिस्टेंट कोई लॉ हुए होंगे, उसको भी यूज़ किया होगा, या कोई ऑर्डिनेंस होंगे, कोई रेगुलेशंस होंगे, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया होगा, उससे भी आप सोर्स ऑफ लॉ कह सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो सर सोर्स ऑफ लॉ क्या है, तो सबसे पहले फर्स्ट बनेंगे ऑल स्टैट्यूट्स। मतलब सर इंडिया में जितने भी लॉ पास किए गए बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन या आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस स्टैट्यूट्स को, उस लॉ को अपन कहेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। फिर सेकंड अगर मैं बात करूँगा केस लॉज की बच्चों, इसे कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है विच इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं बच्चों। एंड सेकंड होता है कस्टमर लॉ। कस्टमर लॉ मतलब पर्सनल लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन धर्म के लॉज लॉज होंगे, मुस्लिम के लॉज होंगे, हिंदू के लॉज होंगे, तो इनके कुछ ना कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, वो भी क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ है। तो अगर मुझे एक बहुत सिंपल चीज़ समझाए सर, बहुत सिंपल चीज़ क्या समझाए, कि इंडिया में लॉ कहाँ से आए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ, तो अपन क्या कह सकते हैं, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये इसे कहेंगे अपन सोर्सेस ऑफ लॉ, जहाँ से लॉ आया है। सो स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूट्स का मतलब होता है बच्चों बेसिकली लॉ। अब ये लॉ कौन पास कर सकता है बच्चों, देखिए बेसिकली लॉ पास करने की पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, किसके पास डिस्ट्रीब्यूट की है। अगर आप आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 7 शेड्यूल देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल देखोगे, 7 शेड्यूल, जिसमें दिया है कि आपकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आपका कॉन्कर्न लिस्ट। कॉन्कर्न लिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉ पास कर सकते हैं। तो 7 शेड्यूल मतलब सबका साथ सबका विकास। 7 शेड्यूल, उसमें क्या लिखा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, कुछ सब्जेक्ट के लिए यूनियन लॉ पास कर सकता है, कुछ सब्जेक्ट के लिए स्टेट लॉ पास कर सकता है, एंड कुछ सब्जेक्ट के लिए आपका कॉन्कर्न लिस्ट में दोनों लॉ पास कर सकता है। तो आपका 7 शेड्यूल क्या कहता है बच्चों, जिसमें यूनियन लिस्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है, आपका स्टेट लिस्ट होगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है, एंड आपका कॉन्कर्न मतलब जहाँ पे दोनों लॉ पास कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा है, 7 शेड्यूल में लिखा है। और इसे ही अपन क्या कहेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब ये पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, बाय लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय लॉज मतलब किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी लॉ बनाया सकते हैं, तो उसे बाय लॉज भी कह सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ भी बना सकती है, या याद रखना पार्लियामेंट भी बना सकती है, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा भी बना सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों की लॉ पास करने की पावर किसके पास दी गई है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, दे हैव द पावर टू पास द लॉ। ये लॉ पास कर सकते हैं। तो इसे कहेंगे, इन्होंने जो भी लॉ पास किए, इन्होंने जो भी ऑर्डिनेंस निकाले, जो भी ऑर्डर निकाले, उसे अपन कहेंगे स्टैट्यूट्स कहेंगे, उसे लॉ कहेंगे बच्चों। सिंपल सी बात है। फिर सेकंड आता है बच्चों जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया होगा, वो डिसीजन पूरे इंडिया में सबको फॉलो करना पड़ता है, उसे जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स मतलब पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा लॉ को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर लॉ पास कर दिया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, जुडिशियल प्रेसिडेंट कहेंगे। समझा आपको, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 141 के अंडर आता है। किसके आता है बच्चों, आर्टिकल 141 के अंडर आता है। तो याद रखना, कभी कभी एग्जाम में जुडिशियल प्रेसिडेंट पूछते हैं, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है,
इट इज़ एन ऑर्डर, इट इज़ एन डिसीजन पास बाय द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, तो उसे कहेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। समझा? बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। अब देखिए आप लिखा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लॉ नहीं पास कर सकते, ऑब्वियस बात है, वो जुडिशियल बॉडी है। अपने इंडिया में 3 बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, फिर आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड तीसरा आपका आता है जुडिशियल बॉडी, उसे कहेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वो अपने अपने हिसाब से लॉ बनाते हैं। क्या सर इंडिया में पर्सनल लॉज भी होते हैं? यस, मैंने आपको बोला था हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉ, स्पेशल लॉ, तो ये अलग अलग अपने पर्सनल लॉज भी इंडिया में हो सकते हैं जो आपके लिए एक सोर्सेस ऑफ लॉ हो सकता है। सर कोई ऑर्डिनेंस हो सकता है, रेगुलेशंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा राज्यसभा आपकी सेशन में नहीं है, मतलब उनका सेशन नहीं होने वाला, तो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पास द ऑर्डिनेंस। आपने देखा होगा इमरजेंसी, कभी कभी इंडिया में इमरजेंसी आ जाती है, तो जब इंडिया में इमरजेंसी आ जाती है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैज़ द पावर टू पास द ऑर्डिनेंस, तो उसे क्या कहेंगे अपन बच्चों? रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कहते हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ भी कहेंगे अपन। तो ये होता है आपका ऑर्डिनेंस। तो देखिए पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब आपका लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होगा तब उस टाइम पे आपका जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, तो उसे अपन कहेंगे ऑर्डिनेंस कहते हैं। पंचायत राज भी है बच्चों, यस पंचायत राज भी है, नोटिफाइड अंडर 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें पंचायत भी क्या कर सकती है? रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप कर सकती है। तो अगर मैं पूरे ओवरऑल सबको मैं अगर मर्ज कर दूँ तो क्या कह सकते हो आप? पर्सनल लॉज है, ऑर्डिनेंस है, पंचायत राज भी है कि नहीं है? ये पूरे को अपन क्या कहेंगे? दैट इज़ अ सोर्सेस ऑफ लॉ, जहाँ से इंडिया को लॉ मिला है, जहाँ पे उनको एविडेंस मिला है लॉ का। समझा क्या आपको? तो अभी अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर मैं पूरा मतलब मर्ज करके बताऊँ, तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आया तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम में मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आता है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ, क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। देखिए कितना इजी आंसर है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, जुडिशियल प्रेसिडेंट पढ़ा था, कस्टमर लॉ पढ़ा था, स्टैट्यूज पढ़ा था, ऑर्डिनेंस पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या बच्चों? इसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। कितना ईजी है मुझे बताइए, क्या दिक्कत है इसमें? और आप बोलते हो सीएमए फाउंडेशन डिफिकल्ट है, मतलब ऐसे पढ़ने के बाद क्या डिफिकल्ट है मुझे बताइए? इतना बेसिक्स है, कौन पढ़ाएगा आपको इतना बेसिक्स है मुझे बताइए? डायरेक्ट आपके मार्क्स कंफर्म भाई साहब, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब ये कहता है कि भाई साहब इंडिया में लॉ आने के पहले हिस्ट्री में क्या हुआ करता था, मतलब हिस्ट्री कैसी अपनी बताई गई, हिस्ट्री में क्या था। देखिए बच्चों, अगर मैं एंशियंट पीरियड, फिर उसके बाद मिडिवल पीरियड, फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड एंड देन इंडियन लीगल पीरियड, इन 4 पार्ट्स को डिवाइड करता हूँ कि पहले की लॉ की कंडीशन क्या थी, पहले इंडिया में लॉ कैसा हुआ करता था। अगर मैं एंशियंट की बात करूँ तो एंशियंट केस में बहुत ईजी था बच्चों। एंशियंट के मतलब 1500 ईयर पहले, मतलब 1500 साल पहले इंडिया में क्या सिचुएशन था। तो बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, वो कौन गवर्न करता था? किंग। मतलब जो आपका किंग होता था वो पूरे राज्यों को संभालता था। कब बात करूँ मैं? एंशियंट पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो आपका किंग वहाँ पे टेरिटरीज जो थी उसको मैनेज करता था, लॉ पास करता था, उसको मैनेजमेंट करता था। तो याद रखना सबसे बड़ा पावर किसके पास था वहाँ पे उस टाइम पे? राजा के पास पावर था। राजा लॉ बना सकता था उस टाइम पे। बट याद रखना बच्चों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है कि हाउएवर देयर वर सम अंडरलाइंग टेक्स, मतलब कुछ टेक्स वहाँ पे मिल गए जहाँ पे यूनिवर्सल प्रेजेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदास, स्मृतिज, ये मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट है, उपनिषद है, फिर अर्थशास्त्र है, इन पोस्ट मौर्य भी कहते हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर का। वन ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एंशियंट इंडियन लॉज वॉज दैट इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, that is basing of rightness or duty as its guiding principle, which was a cumulation of both legal and religious duties। मैं अगर इसको सिंपल वर्ड में अगर डिसाइड करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट कि एंशियंट टाइम पे आपका किंग हुआ करता था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करता था। तो उस टाइम पे कोई टेक्स्ट पाए गए थे जो आपके स्मृतिज में थे, जो आपके वेदास में थे, जो उस टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशन था वो बेसिकली बेस्ड ऑन धर्मा के बेसिस पे था, राइटनेस के बेसिस पे था। तो ये इनका ये कहने का मतलब था एंशियंट पीरियड के टाइम पे। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, मैं जस्ट आपको आइडिया बताऊँ। तो अगर मैं एंशियंट कैटी इंडियन कोड को अगर मैं डिवाइड करूँ, एंशियंट टाइम पे जो कोड थे वो बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट था द कुल्ला। कुल्ला मतलब फैमिली काउंसिल और ग्रुप कहते हैं, जैसे अभी फैमिली काउंसिल होती है, ग्रुप होते हैं, उसे कुल्ला कहते हैं। उसके बाद ट्रेड और प्रोफेशन काउंसिल को कहते हैं, शेयर नहीं कहते हैं। अब ये पहले टाइम तो आपको हंसी आएगा, बट पहले टाइम पे ऐसे ही हुआ करता था कि भाई साहब अगर कोई ट्रेड करना चाहता तो उसे शेयर नहीं कहते थे। विलेज असेंबली को क्या कहते थे? गाना कहते थे। विलेज असेंबली को कह रहे गाना, बजते रहे गाना, विलेज असेंबली में वैसे कहते थे। फिर अधिकृता किसको कहते थे? कोर्ट अपॉइंटेड बाय द किंग।
कोर्ट उस टाइम पे किंग को अपॉइंट करता था, तो उसे कहते थे अपन अधिकृता। अधिकृता मतलब कोर्ट ने उसको अधिकृत किया है, कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, इसे अधिकृता कहते हैं उसे। ससीता मतलब किंग्स कोर्ट। अभी कोर्ट अलग होता था, किंग्स का कोर्ट भी आ गया, तो उसे कहते थे ससीता, जो किंग का कोर्ट होता था। नृपा मतलब द किंग, किंग को क्या कहते थे, नृपा कहते थे। अब एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है आपको कि भाई साहब इसमें से कौन से कोर्ट्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे, एंशियंट पीरियड टाइम पे। तो जब राजा था तो उस टाइम पे क्या था, कुल्ला था, फैमिली ग्रुप को कुल्ला कहते हैं, शेरनी ट्रेड को कहते हैं, बिजनेस करने वालों को। गाना, विलेज असेंबली सब मिल जाएंगे तो बजाओ गाना। अधिकृत मतलब कोर्ट ने अपॉइंटेड किंग किया है। ससीदा मतलब ये कोर्ट का किंग, जो किंग है उसका कोर्ट है। नृपा मतलब द किंग उसे कहते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में एक मार्क के कहने के आपको एमसीक्यू दिख जाएगा। अब आएंगे बच्चों नेक्स्ट, दैट इज मिडिवल। सही, मिडिवल में ऐसा क्या हुआ था? अगर मैं मिडिल की बात करूँ तो 12th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जस्टिस एंड लॉ जो बेसिकली होता था वो कैसे होता था बच्चों? वो होता था वेन मोहम्मद घोरी, उस टाइम पे कौन था? मोहम्मद, जिसको डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान ने। सेकेंड बैटल में उसको डिफीट किया था शॉर्टली। तो उस टाइम पे विच कुतुबुद्दीन जो ऐबक था बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, मतलब इंडिया का दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था बच्चों उस टाइम पे? ऐबक था, तो पहला सुल्तान था। तो याद रखना, द मिडिवल पीरियड इन इंडिया हैड मेजर इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत ruled by the slave dynasty to Lodi dynasty. After that, Zainuddin Babur defeated Ibrahim Lodi, which started the rule of Mughal Empire effectively. अब क्या सही ये सब कुछ पढ़ना चाहिए कि किसने किसको डिफीट किया? नहीं बच्चों, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये हिस्ट्री का पार्ट है ना, आप तो लॉ पढ़ रहे हो। तो आपने को यहाँ पे सीखने कैसा कैसा, इसमें सीखने जैसा क्या है? सीखने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये पहला इंपॉर्टेंट है, ये पैसेज जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ध्यान सुनना। सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्ड कनेक्शन विद द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कौन करता था? वॉज जस्ट बाय सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन था, बच्चे क्या करते हैं पूरा मॉड्यूल पढ़ते बैठते नहीं भाई, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने अंडरलाइन करने को बोला। किसने डिफीट किया? ये हिस्ट्री का पार्ट, ये अपने को नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है ना, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या था यहाँ पे? सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन करता था? जस्टिस। भाई साहब सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम थी वहाँ पे। तो उसका कौन था? चीफ जुडिशियल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट वॉज द, उसे क्या कहते थे? क्वाजी उल उज़्ज़त। क्या कहते थे? क्वाजी उल उज़्ज़त उसे कहते थे बच्चों, हु वाज अपॉइंटेड बाय द एम्परर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब कि उस टाइम पे चीफ जुडिशियल कौन था, उसका नाम क्या था? तो ऐसे अंडरलाइन करने का, बस एग्जाम में यही पढ़ने का। क्या कहते थे उसे? काजी उल उज़्ज़त कहते थे। तो वो अपॉइंटेड बाय द एम्परर, अपॉइंट करता था उसको, अपील एंड सुपरवाइज करता था कोर्ट को। ही वॉज टू असिस्टेड बाय द, उसको असिस्ट करने के लिए कौन था? मुफ्ती था या मिर एड था। फॉर्मर वॉज गिवन टू ड्यूटी एक्सपाउंड बाय द लॉ। तो आपको समझा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा आपको कि भाई साहब उस टाइम पे सेंट्रल जुडिशियल सिस्टम कौन चलाता था, तो उसका नाम क्या था? काजी उल कुज्जत था यार, एंड उसको असिस्ट करने के लिए मुफ्ती था, एंड मेर भी था उसके साथ असिस्ट करने के लिए। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ सर कि कहीं कहीं अगर सिमिलरली देयर वाज अ चीफ कॉदी ऑफ द प्रोविजनल कोर्ट दैट डील विद ऑल द केसेस विच वेयर सिविल एंड क्रिमिनल नेचर सर्व एज द हाईएस्ट फोरम फॉर द अपील्स। तो चीफ जो होता था उसे कहते थे कॉडी, याद रखना, चीफ को क्या कहते थे बच्चों? कॉदी कहते थे। तो ये जो कॉडी है बेसिकली ये चीफ हुआ करता था उस टाइम पे। तो देखिए खत्म। मार्शल कोर्ट्स के लिए कौन था? तो मार्शल कोर्ट्स के लिए कॉदी ई अक्सर था। मार्शल कोर्ट्स के लिए कौन था? कॉदी ई अस्कर हुआ करता था। ये बेसिकली मार्शल कोर्ट को संभालता था, मिलिट्री कोर्ट को संभालता था। तो इसमें अगर देखा जाए तो सेकंड फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में मिडिवल की अगर बात करूँ तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए कि चीफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का हेड कौन था, वो आपको पूछ सकते हैं। मार्शल का हेड कौन था? कोर्ट का मैनेजमेंट कौन करता था? कोर्ट के डिसीजन कौन पास करता था? ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड की। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में देखा जाए तो आपको 200 पीरियड का टाइम अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था सर? तो ब्रिटिश ने जनरली देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये सब कुछ हुआ था, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? आपने कोर्ट कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो मयूर कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था 1726 में, मतलब 1726 में आपका मयूर कोर्ट पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था। और ये किसका प्लान था बच्चों? ये था वॉरेन हेस्टिंग विद जुडिशियल प्लान 1772। इसे अदालत सिस्टम भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अदालत सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था जिसने अदालत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सर हाई कोर्ट कब आया था? इंडियन हाई कोर्ट 1861 में एस्टैब्लिश किया गया था। एस्टैब्लिश हाई कोर्ट इन प्लेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 3। कहाँ पे आया था सबसे पहले हाई कोर्ट? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
कि इंडिया में पहली बार हाई कोर्ट कौन से स्टेट पे आया था, कौन से राज्यों में आया था, तो यार ना कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इस जगह पे सबसे पहले फर्स्ट हाई कोर्ट आया था। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था 1935। उस टाइम पे फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था। फेडरल कोर्ट में इट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, समझा आप लोगों को। फिर आईपीसी पास किया 1860 में, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट भी पास किया गया। देन उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, फिर पार्टनरशिप आया। तो आपको समझ रहा है कि सबसे पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लॉ सिस्टम को जिसने इंट्रोड्यूस किया, अदालत सिस्टम को जिसने इंट्रोड्यूस किया, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो हाई कोर्ट सबसे पहले फर्स्ट कहाँ पे आया? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे पे आया। समझा आप लोगों को। अब बात करेंगे इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में। तो इंडियन लीगल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1950 से, और अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो उसके बाद जो था वो प्रीवी काउंसिल था पहले। मतलब प्रीवी काउंसिल पहले हुआ करता था, फिर उसको कैंसिल करके अपन ने क्या किया था, वो केस हाई कोर्ट को बनाया था। सो यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट भी की थी, जिसका हेड थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अपन ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। उस दिन से अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। एंड 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव आया था, मतलब इफेक्टिव इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ जाता है। तो स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे टोटल सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने थे? तो टोटल 8 थे। 7 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 8 है। अगर मैं करंट की बात करूँ अभी अभी 34 है, मतलब 33 जजेस 1 आपका कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल आपके 34 जजेस है अभी का प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं बात करूँ तो समझा आपको। अब मैं इसके पूरे एक जो अपन ने अभी तक एक ही टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा कि भाई साहब इंडिया में लॉ कहाँ से आया। तो स्टैट्यू पास किया, मतलब लॉ पास किया, ऑर्डिनेंस निकाला प्रेसिडेंट ने, जब लोकसभा सेशन में नहीं था तब उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि कोई रूल्स रेगुलेशन सेटअप किए होंगे, कोई कस्टम्स होंगे, तो वो सोर्सेस ऑफ लॉ होंगे। एंड सोर्सेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन किसने दी थी? लॉ की डेफिनेशन किसने दी है? वो हार्ट ने दी है। इट इज़ नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। फिर अपन ने पढ़ा कि लॉ की सिचुएशन क्या थी, एंशियंट पीरियड में क्या था, एंशियंट पीरियड में क्या कहते थे, तो अधिकृत क्या होता था, वो अपन ने पूरा पढ़ लिया। फिर एंशियंट के बाद अपन ने क्या मिडिवल पे आया, मिडिवल के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद वॉरेन हेस्टिंग का आपने देखा। फिर ब्रिटिशर्स के बाद अपन ने देखा इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुआ, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया, पहले फेडरल कोर्ट कहाँ पे था। तो सोर्स ऑफ के चक्कर में इतना ही अगर आपका टॉपिक बनेगा तो इतना ही बनेगा। तो मुझे अगर इतना पढ़ने की बात, मुझे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं कितना ईजिली इसका आंसर दे सकता हूँ। मुझे बताइए सोर्सेस ऑफ लॉ पे कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो आप बिंदास आंसर दे सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ सीएमए का। तो आप डिसाइड कीजिए कि सर पढ़ना कैसे, एकदम इजी। देखिए सोर्सेस ऑफ लॉ मैंने 44 क्वेश्चन का आंसर दे दिया था आपको। ये अपना कोड सिस्टम में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लॉ इज अ टिम्बर टिम्बर, लॉ इज अ डॉट डॉट, क्या लिखा है? ऑफ रूल्स। क्या आंसर आएगा 46 का? क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर आएगा? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स। कितना ईजी है 46 का भी। मुझे बताइए क्या डिफिकल्टी है इसमें इतना पढ़ने के बाद मेरे पास। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब देखिए ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिया है सब कुछ, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी बता रहा हूँ। बट ये मॉडल टेस्ट पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने आपकी वेबसाइट पे डाले, एंड वही मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेपर 1 का। ठीक है। तो अगर याद रखना बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, तो कोई टेंशन मत लीजिए, अपन पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देंगे और पूरा मैं आपको दूंगा। देखिए सेट 1 देखेंगे आप इसका। ठीक है आंसर से। ये क्या है? फाउंडेशन सिलेबस बिजनेस लॉ पेपर 1। चलिए क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? विच इज़ द लोवेस्ट कोड। ये ठीक है, आपने को अभी पढ़ना बाकी है, अपन सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि अपन ने अभी तक वही ख़त्म किया है। सोर्सेस ऑफ लॉ देखिए बच्चों, तो अपने को ईजी होगा। आइए देखिए, मुझे बताइए टू क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है। एंशियंट इंडियन कोड्स कैन बी डिवाइड इंटू 6 कैटेगरीज। अपन ने अभी पढ़ा है जस्ट, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या क्या बच्चों बताइए। यहाँ पर लिखा है गना। गाना मतलब वो अपन ने पढ़ा था विलेज असेंबली। कुल्ला, शेरनी, रिप्पा, अधिकृता एंड ससीता। पहला ऑप्शन तो मुझे एकदम सही दिखाई दे रहा है। सेकंड देखिए आप, 6 कैटेगरीज को कैसे डिवाइड करना है, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन आप मुझे बताइए।
कितना ईजी है इसमें से। और मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने अभी किया। देखिए मैं आपको बोला था अंडरलाइन करके जाना, एग्जाम ही आएगा। देखिए क्या लिखा है, कुल्ला, शेरनी, गाना, अधिकृता, दिया है क्या? देखिए कहाँ पे दिया है, कुल्ला, शेरनी, गाना, अधिकृता, ससीता, नृपा। इसका आंसर क्या, बी। बी इज़ द राइट आंसर। कितना इजी मुझे बताइए। और मुझे आप लोग कहते हैं कि सर डिफ़िकल्ट है, कहाँ से डिफ़िकल्ट है? और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको डिफ़िकल्ट आएगा यहाँ पे। मैंने सिर्फ एक टॉपिक बताया आपको, सिर्फ वो आ गया। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है सोर्सेस ऑफ लॉ पे। कितना क्वेश्चन आता है बच्चों? एक क्वेश्चन पक्का आता है सोर्सेस ऑफ लॉ पे। 50 क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क का एक पेपर है। तो मैंने आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर दिखाया जो आया था अभी। मॉडल पेपर 2 भी मैं आपको दिखाता हूँ, सेट 2। ये 25 का मैंने दिखाया आपको, दिसंबर। जून का दिखाता हूँ, चलो आप भी हो गए सब, मज़ा आ गया। आ जाइए। जितना आप वैक्सीन प्रैक्टिस होगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, वो उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी दूंगा, ऐसे अपन ने 500 MCQ सॉल्व करने वाले, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगा सर। कैसे भी क्वेश्चन आ दीजिए, कैसे भी आ दीजिए, कहीं से भी आने दीजिए। तो अगर आपको पढ़ना है डेली बेसिस पे हमारे साथ, तो बिंदास कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर्स है जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आपने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है, फर्स्ट वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा है सिर्फ, उसमें क्या अपन ने देखा है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, सिर्फ अपन ने यही पढ़ा है। अब इसकी धीरे धीरे अपन एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ऐसे अपन डिटेल में सब कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप बिंदास हमें पूछिए, हमें अप्रोच कीजिए। बट मेक श्योर दैट कि क्लास ऐसी जगह पे गई है जहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं, जहाँ पे आपको सुन सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या बच्चों, आपकी डाउट सॉल्व होने चाहिए और आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई साहब मुझे CMA फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मुझे करना है ये फर्स्ट अटैम्प्ट में, कुछ भी हो जाए। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपके कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर अटेंशन। और अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकेंड सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।